राधे राधे प्रिय दर्शकों। मुंबई शहर में गणपति विसर्जन के बाद समुंदर के किनारे सारी पब्लिक जब अपने घर चली जाती है, भोर के 3 बज रहे होते हैं। पुलिस वालों की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। जिस गाड़ी से गणपति जी को लाया गया था, उसी गाड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी। पुलिस वाले वहां जाकर पूछते हैं, माँ जी, आप इस गाड़ी में क्यों बैठी हो? वह औरत पहले तो कुछ जवाब नहीं देती, फिर कहती है कि मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ, मेरा बेटा अभी मुझे इसी गाड़ी से घुमाने लेकर जाएगा। पुलिस वाले कहते हैं, माँ जी, यह तो गणपति विसर्जन की गाड़ी है। अब इस गाड़ी से आपको कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा। यह जिसकी गाड़ी है, वह अपने घर लेकर जाएगा। आप इस गाड़ी से उतर जाइए और जाइए। अब तो रात बहुत हो चुकी है, आप अपने घर जाइए। वह औरत पुलिस वालों को हटाते हुए कहती है, यहाँ से हट जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। फिर वह औरत बच्चों की तरह हंसने लगती है, गाड़ी में पड़े हुए कुछ फूलों को ऊपर उछालने लगती है। पुलिस वाले उस औरत की ऐसी हालात को देखकर समझ जाते हैं कि लगता है कि इस माँ जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसीलिए वह उस बूढ़ी औरत के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, ज्यादा पूछताछ नहीं करते। फिर कुछ ही देर के बाद एक पुलिसकर्मी अपना फोन निकालकर बात करते हुए कहते हैं, लो माँ जी, आपके बेटे का फोन आया है। वह आपको दूसरी जगह दूसरी गाड़ी में इंतजार कर रहा है। चलो, हम आपको आपके बेटे के पास छोड़ देंगे। इतना सुनकर वह बूढ़ी औरत खुशी से उस गाड़ी से कूदकर नीचे आ जाती है। मेरा बेटा बुला रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। चलो 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 चलो, जल्दी चलो, मुझे घूमने जाना है अपने बेटे के साथ। फिर पुलिस की गाड़ी में बैठाकर जब उस औरत को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, पुलिस की गाड़ी से उतरकर वह अपने बेटे को चारों तरफ देखने लगती है। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? लेकिन जब उसका बेटा उसे दिखाई नहीं देता, तो वह बच्चों की तरह रूठ जाती है। झूठ बोलते हो, मेरा बेटा यहाँ नहीं है। चलो, मुझे मेरी गाड़ी में वापस छोड़कर आओ, मेरा बेटा मुझे वहीं लेने आएगा। तो एक महिला पुलिस कहती है, माँ जी, आपका बेटा यहीं आपको लेने आएगा। उसने हमें फोन करके बोला है कि हमारी माँ को वहीं बिठा कर रखना, हम जल्दी से दूसरी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। उस बूढ़ी माँ को पुलिस स्टेशन में बैठा लिया जाता है। फिर महिला पुलिस कहती है, चाय पियोगी माँ जी? वह बूढ़ी माँ कहती है, रोटी मिलेगी क्या? सुबह के 3 बज रहे थे, सारे होटल सब कुछ बंद थे, लेकिन एक पुलिसकर्मी रात का अपना टिफिन नहीं खा पाए थे, क्योंकि वह ड्यूटी पर चले गए और उन्हें लेट हो गया था। तो उन्होंने अपना टिफिन देते हुए कहा कि लो माँ जी, इसमें रोटी और सब्जी दोनों है, इसे खा लो। सुबह होते ही पुलिसकर्मी न्यूज रिपोर्टर को बुलाकर उस महिला के बारे में सभी चैनल में उसकी गुमशुदगी की खबर देने लगते हैं। जब टीवी पर उसकी खबर दिखाई जा रही थी, तो सावित्री उसकी खबर देखकर बिल्कुल बेचैन सी हो जाती हैं और तुरंत ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं। आते ही उस औरत को गले से लगाकर रोने लगती हैं। अरे भाभी, आपकी यह हालत कैसे हो गई और आप यहाँ मुंबई में कैसे पहुंच गई? फिर वहां पुलिसकर्मी उनसे पूछने लगते हैं कि क्या आप इन्हें जानती हैं? तो वह बताने लगती है कि हाँ, यह मेरी भाभी है, इनका नाम सरस्वती जी है। यह बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी। सावित्री जी सारी बातें विस्तार से बताने लगती हैं कि बात कुछ सालों पहले की है, जब सरस्वती जी का विवाह मेरे छोटे भाई मनीष के साथ हुआ था। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरा बड़ा भाई और बीच की मैं, और फिर मेरा छोटा भाई। मेरा भी विवाह हो चुका था। जब सरस्वती जी इतने बड़े परिवार में
ब्याह कर आई थी तो बहुत ही ज्यादा डरी और सहमी रहा करती थी, क्योंकि सरस्वती जी की माँ इस दुनिया से बचपन में ही चली गई थी। सरस्वती जी अपने पिताजी के साथ उनकी जहाँ-जहाँ ट्रांसफर हुआ करती थी वहीं रहती, क्योंकि सरस्वती जी के पिताजी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी पर थे। सरस्वती जी सिर्फ अपने पिता और अपने लिए भोजन बनाया करती थी। एक छोटे परिवार की बेटी होने की वजह से इतने बड़े परिवार में आने से उन्हें बहुत डर और भय लगता था। लेकिन मेरे परिवार में आने के बाद सरस्वती जी को कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ। मुझे आज भी वह दिन याद है जब सरस्वती भाभी की पहली रसोई थी, तो यह डरी और सहमी हुई थी। रसोई में जाकर बड़े-बड़े बर्तन, बड़े-बड़े पतीलों को देखकर उन्हें झांकती जा रही थी। कैसे खाना बनेगा इतने बड़े-बड़े बर्तनों में? तभी उनकी इस हालात को मेरी माँ और मेरी दादी अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बाप बेटी दोनों साथ में रहने वाले छोटे से परिवार की बेटी है। इसे इन बर्तनों को देखकर ही घबराहट होती है। तो मेरी दादी ने कहा, बहू, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। किचन में खाना तैयार हो चुका है, चावल बन गया है, सब्जी भी रेडी हो चुकी है। अब तुम सिर्फ रोटियां बेलने में मदद कर दो। बड़ी बहू खीर और दाल में तड़का लगा देगी। इतना सुनकर सरस्वती भाभी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो सोचती थी ससुराल बहुत बुरी चीज होती है। ससुराल में सब लोग परीक्षा लेते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता। लेकिन आज मैंने पहली बार देखा कि ससुराल ऐसा भी होता है। मेरी जो भी सहेलियां ससुराल से आती, वह ससुराल के बारे में जो बातें बताती, वह सुनकर मेरा तो शादी करने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने तो कभी अपनी माँ से कुछ सीखा भी नहीं था। मुझे ससुराल के नाम पर ही बहुत डर लगता था। लेकिन आज आप लोगों से मिलकर, आप लोगों का इतना प्यार पाकर मेरा दिल भर आया। मैंने बचपन में एक माँ छोड़ा था, लेकिन आज माँ के रूप में सास मिल गई। दूसरी सास, दादी सास माँ के रूप में, अरे बड़ी बहन के रूप में मेरी जेठानी, और फिर परिवार के सब इतने प्यारे लोग। मुझे लग रहा है कि इस परिवार से मेरा सदियों से रिश्ता है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कल की आई हुई बहू हूँ। यह सब बातें कहकर सरस्वती भाभी रोने लगी। तो मेरी दादी ने समझाते हुए कहा, बस कर बहू, रोने का समय नहीं। बाहर मेहमान बैठे हुए, मेहमानों को पता चला कि बहू किचन में रो रही है तो कई कारण सोचेंगे। हमारे परिवार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। आखिर अब तुम तो हमारे परिवार की एक कड़ी हो। तुम्हारी बदनामी, हमारी बदनामी। बहू, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि कभी इस माला रूपी मोती को टूटने मत देना, क्योंकि अब हमारे इस माला की एक मोती तुम भी हो। यह सुनकर सरस्वती भाभी अपने दादी के गले लग गई और कहने लगी, जिस माला में इतनी प्यारी प्यारी मोतियां लगी हों, उस माला को भला कौन तोड़ना चाहेगा। मैं तो सारी उम्र आप लोगों के साथ रहना चाहूंगी, कभी सपने में भी आप लोगों से दूर नहीं जाऊंगी। यह कहकर मेहमानों के लिए सरस्वती भाभी खाना परोसने लगी। मेहमानों ने भाभी को जब पैसा दिया तो सरस्वती भाभी ने कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर इस नेक पर मेरा अधिकार कहाँ से? तो मेरी दादी ने कहा, अरे तुमने कुछ किया हो कि नहीं, लेकिन इस नेक पर तुम्हारा ही अधिकार है। और कौन कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया? अभी तो इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, तुमको ये घर अच्छे से संभालना है। उस घर में आकर सरस्वती भाभी बहुत खुश रहती थी। इतना बड़ा परिवार होने की वजह से सरस्वती भाभी
अपने पति को अकेले का समय बहुत कम दे पाती थी। वहीं मेरे मनीष भाई भाभी के ऊपर चिढ़ते भी थे। कभी कुछ बोलते तो हम सब मिलकर भाभी का पक्ष ले लेते थे। मनीष भाई भाभी को कभी आंखें भी नहीं दिखा पाते थे। वहीं एक तरफ मेरा छोटा भाई मनीष खुश भी था कि इतने छोटे परिवार से आने के बाद सरस्वती ने मेरे परिवार को इतने अच्छे से संभाल लिया है। वह उन सबके साथ घुल मिल गई है। समय चलता गया। 3 साल के अंदर सरस्वती भाभी 2 बेटों की माँ बन गई। परिवार में खुशियां और भी दोगुनी हो गई। फिर धीरे धीरे सब एक एक करके बिछड़ते गए। जब भाभी का छोटा बेटा 6 महीने का था तो दादी दुनिया से चल बसी। समय बीतता गया। जब भाभी का छोटा बेटा 5 साल का हुआ तो पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। मेरा भी ब्याह हो चुका था। मैं अपने घर की हो गई। बड़े भाई और बड़ी भाभी शहर में चले गए क्योंकि बड़े भाई ने दूसरे शहर में अपना बिजनेस जमा लिया था। अब उस घर में मनीष और सरस्वती भाभी, उनके दोनों बच्चे और माँ रह गई थी। लेकिन माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर एक दिन वह भी दुखद समय आया जब माँ भी इस दुनिया से चल बसी। अब सरस्वती जी के दोनों बेटे जवान हो चुके थे। बेटे की शादी हो गई। बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुंबई शहर में बस चुका था। छोटा बेटा विकास सरस्वती जी के साथ रहता था। बड़ा बेटा विपिन कभी कभी अपनी माँ को फोन करके खबर ले लिया करता था। एक दिन सरस्वती जी के पति की भी मौत हो जाती है। उनको कोई खतरनाक बीमारी थी जिसका सही समय पर इलाज नहीं हो पाया। छोटे बेटे विकास के पास कुछ खास आमदनी नहीं थी। वह गांव में ही एक छोटी सी किराना की दुकान पर बैठता था जिससे सिर्फ घर के खर्चे चलाए जा सकते थे। बड़े बेटे विपिन से कई बार सरस्वती जी ने पिता के इलाज के लिए पैसे की बात की, लेकिन वह हाँ माँ आज भेजता हूँ, हाँ माँ कल भेजता हूँ कहकर फोन रख दिया करता था। लेकिन पिताजी के मरने के बाद बड़े बेटे का अक्सर फोन आने लगा, माँ अब तुम वहां अकेली क्या करोगी, तुम मेरे पास आ जाओ और उस घर को बेच दो और जो भी पैसे मिले दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दो। माँ कुछ समय तुम मेरे साथ रहना और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम वापस विकास के पास चली जाना। सरस्वती जी ने अपने पति द्वारा बनाया हुआ घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस घर में मेरे पति की ही नहीं मेरी बहुत बड़ी यादें जुड़ी है। मेरी दादी सास कितना बड़ा परिवार था। हम सब साथ में रहे। हम इस घर को जीते जी कभी नहीं बेचेंगे। फिर ना जाने किस तरह से बातें करके बड़ा बेटा एक बार अपनी माँ को अपने घर लेकर ही आ गया। वहां आते ही विपिन की पत्नी ने कहा, माँ जी यहाँ हम दोनों नौकरी करते हैं, आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। विपिन की पत्नी अपनी सास को अपना काम करने के बहाने धीरे धीरे घर के सारे काम बताने लगी। वह अब तो किचन का सारा काम छोड़ देती, झाड़ू पोछा, और यहाँ तक कि जब वह ड्यूटी पर जाती तो कहती, माँ जी आप घर में अकेली रहेंगी तो क्या करेंगी, माँ जी जरा गीला कपड़ा करके खिड़की और दरवाजे सब पोंछ देना, उसके बाद दीवालों में थोड़ी सी कपड़े से भी पोंछ देना। माँ जी काफी टाइम से हमने घर की सफाई नहीं की है, अब आप आ गई हैं तो धीरे धीरे हमारी मदद कर दिया करेंगे। मदद के नाम पर विपिन की पत्नी ने अपनी सास को नौकरानी समझ लिया था। एक दिन सरस्वती जी ने घर में फोन लगाया तो विकास की पत्नी से बोली, तुम विकास को मेरे पास भेज दो, मैं घर आना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर विपिन की पत्नी ने मुझे नौकरानी बना दिया है।
जब वह ऑफिस चली जाती है तो घर का ताला बाहर से बंद करके जाती है। मुझे घर में ढेर सारा काम बताकर जाती है। मैं तो अभी घर के आसपास भी नहीं निकली हूँ। ना तो वह मुझे घर से निकलने देती है और ना ही कहीं घुमाने लेकर जाती। जब भी मैं कहती हूँ कि बहू मेरे साथ कहीं मुझे बाहर घुमाने तो लेकर चलो, तो वह कहती है माँ जी छुट्टी आएगा तो लेकर चलूंगी। यही करते करते 15 दिन बीत गया है, लेकिन ना जाने उसकी कब छुट्टी आएगी। तुम विकास को भेज दो, मैं घर आना चाहती हूँ। जब यह बात छोटे बेटे विकास को पता चली तो उसने अपने बड़े भाई विपिन से कहा, भैया माँ वहाँ परेशान है, आप माँ की टिकट करवा दो। मैं माँ को अपने गांव लेकर आऊंगा, वह यहीं अच्छे से रहना चाहती है। बड़ा भाई गुस्से में आकर बोला, विकास तू उस घर में कब्जा करके बैठ गया है, तुझे क्या लगता है तू माँ को वापिस लेकर जाएगा तो क्या मैं उस घर में हिस्सा नहीं लूंगा? तू भी अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ ले और घर पे जो कब्जा करके बैठा है उसे छोड़ दे, वह मैं बेचूंगा। विकास यह बात सुनकर अपने भाई की ठगा सा रह गया कि मेरा बड़ा भाई इतना बुरा सोचता है। क्या मैं इस घर के लिए माँ को इसमें रखता हूँ? फिर उसने कहा, भैया आपको जो करना है तो करो, लेकिन माँ रो रही थी। मैं माँ को बहुत ही जल्दी लेने आऊंगा, आप माँ की टिकट करवा दो। जब बड़ी बहू ने यह सुना तो कहने लगी, माँ जी आप यहाँ आई हैं, अभी 15-20 दिन भी नहीं हुआ। हमने कितना टिकट का पैसा खर्च करके बुलाया और आप वापिस जाने की बात कर रही हैं। फिर आपको पैसे लगेंगे। माँ जी आप कुछ दिन तो रहो, यदि एक बार गई तो हम दोबारा आपको कभी नहीं बुलाएंगे। सरस्वती जी ने भी गुस्से में बोल दिया कि बहू हम अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, तुम मुझे एक बार किसी तरह से बिहार भिजवा दो, मैं वही ठीक हूँ। फिर दोनों पति पत्नी ने सोचा कि जब तक माँ उस घर में रहेगी तो उस घर को हम कभी नहीं बेच पाएंगे। इसीलिए उन दोनों ने यह सोच लिया, यदि माँ कहीं मरमुरा जाए या कहीं खो जाए तो हम उस घर को आसानी से बेच सकते हैं। इसीलिए गणपति उत्सव का समय चल रहा था। दोनों पति पत्नी अपनी सास को लेकर गणपति विसर्जन के लिए गए। जब समुद्र के किनारे गणपति जी का विसर्जन हो रहा था, वहीं पर मौका देखकर भीड़ भाड़ में एक गाड़ी में अपनी माँ को बैठा देते हैं। माँ तुम यहीं बैठो, हम विसर्जन करके आते हैं, वहां बहुत भीड़ है, उसके बाद हम तुम्हें लेकर कहीं घूमने चलेंगे। बहुत देर हो चुकी, जब बहू बेटा वापस नहीं आए, शोर शराबा बढ़ता गया। बैंड बाजे की आवाज, डरी सहमी गाड़ी पर अनजान शहर में बैठी हुई माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वह चारों तरफ देखती, रोने लगी, डर गई कि मेरे बहू और बेटे मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। माँ के दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ा। वह डर के मारे न जाने क्या क्या सोचने लगी और फिर वहीं इसी इंतजार में बैठी रह गई कि मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे अभी लेने आएंगे। लेकिन वह तो उन्हें मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। अच्छा हुआ वहां पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों की नजर माँ पर पड़ गई और वह उन्हें अपने साथ लेकर आए। सावित्री जी सरस्वती जी को लेकर उनके घर बिहार आ जाती हैं और फिर वहां उनकी दवाइयां शुरू होती है। जब सरस्वती जी अपने घर अपने छोटे बेटे और बहू के पास आती हैं, उन्हें कुछ दवाइयां भी मिलती हैं, तो धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगती है और दिमागी हालत भी सही हो जाती है। धीरे धीरे अपने साथ हुई घटना को सरस्वती जी भुलाने लगती हैं। छोटा बेटा सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह अपनी माँ का ध्यान रखना, छोटी बहू भी अपनी सास का ध्यान रखती थी। समय के साथ साथ
छोटी बहू ने एक दिन बेटे को जन्म दिया। सरस्वती जी पोते के साथ तो खुश रहती थी, लेकिन अपने साथ हुए अत्याचार को याद करके वह रोने लगती थी। यह देखकर उनका छोटा बेटा और बहू भी उनके साथ दुखी हो जाया करते थे। फिर एक दिन छोटी बहू ने सोचा कि माँ पहले सिलाई और बुनाई का काम बहुत अच्छे से किया करती थी। छोटी बहू को भी इस काम में रुचि थी, इसीलिए उसने माँ से बिना पूछे ही यह काम शुरू कर दिया। पहले तो सरस्वती जी ने कहा कि बहू, इस उम्र में यह सब मुझसे नहीं होगा। तो छोटी बहू ने कहा, माँ जी, मैं आपको अकेले कहाँ करने को बोल रही हूँ, मुझे भी इस काम में रुचि है। और आपके बेटे, वो भी अच्छे से किराना की दुकान में इतना नहीं कमाते कि हमारा घर चल सके। हमारा अब एक बेटा भी हो गया है, उसके भी पढ़ाई लिखाई का खर्च हमें निकालना है। इसीलिए छोटी बहू ने जब यह काम शुरू किया तो सरस्वती जी ने भी अपनी बहू की मदद करने लगी। धीरे धीरे दोनों ने इस काम को इतने अच्छे से करने लगी कि गांव के आसपास के बहुत से उनके पास काम आने लगे। अब सरस्वती जी ने एक दो और लड़कियों को भी अपनी मदद के लिए रख लिया था। धीरे धीरे उनका जो सिलाई बुनाई और अच्छे अच्छे डिजाइनों का काम था, शहर तक में भी पहुंचने लगा। सरस्वती जी ने छोटे बेटे की दुकान को भी एक बहुत बड़े शोरूम में बदल दिया था। दोनों सास बहू की मेहनत रंग लाई। एक दिन सरस्वती जी अपने आंगन में बैठी हुई चाय पी रही थी। तभी दो व्यक्ति आए और कहने लगे कि हमें इस घर को देखना है, हम यह घर खरीदने आए हैं। सरस्वती जी ने कहा, किसके आदेश पर खरीदने आए हो? इस घर की मालकिन मैं हूँ, यह घर मैं नहीं बेच रही हूँ। तो उन व्यक्तियों में से एक ने कहा, हमें विपिन सर ने फोन करके भेजा है। कौन विपिन? मैं किसी विपिन को नहीं जानती, इस घर की मालकिन मैं हूँ, बताया ना। फिर उस व्यक्ति ने फोन पर बात करवाते हुए कहा, लो विपिन से बात कर लो। तो सरस्वती जी ने कहा, अरे कौन विपिन? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानती। और तू ये सोच रहा है कि माँ को मुंबई में छोड़कर आया था तो माँ समुंदर के किनारे डूबकर मर गई होगी, या कि फिर कहीं किसी गटर में गिरकर मर गई होगी। मैं आज भी जिंदा हूँ और अपने घर में हूँ। अगर तूने दोबारा इस घर को बेचने के भी सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तेरे ऊपर अपने किए हुए अत्याचार और आज के किए हुए परेशानी पर केस भी कर दूंगी, फिर तू सलाखों के पीछे रहेगा। माँ ने इस तरह गुस्से में बेटे को धमकी दिया। तभी छोटी बहू बाहर आकर बोली, आप लोगों को ठीक तरह से समझ में नहीं आता क्या? जब एक बार इस घर की मालकिन ने बोल दिया कि हम घर नहीं बेचेंगे, तो भी आप लोग यहीं खड़े हो। वह दोनों वहां से चले गए। फिर सरस्वती जी ने बहुत सोच समझकर एक वकील बुलवाया और अपने पति द्वारा बनाई हुई वसीयत को वापिस से नए रूप में बनवाया। उसमें उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, घर, जमीन, दुकान अपने नाम करवा लिया और नामिनी में अपने छोटे बेटे का नाम डलवा दिया। बड़े बेटे का नाम वसीयत से निकलवा दिया। उन्होंने यह लिखवा दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति का मालिक सिर्फ मेरा छोटा बेटा विकास होगा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगा? कि माँ ने जो किया सही किया कि गलत? क्या माँ को अपने बड़े बेटे के साथ ऐसा करना चाहिए या उसे भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहिए? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और देखिए, क्या आपने वीडियो को लाइक किया है? यदि नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले लाइक कर लीजिए, और चैनल में अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे। वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए, अपना अनमोल समय देने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।